गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सिद्धू मूसेवाला की मां ने बेटे को दिया जन्म, पिता ने सोशल मीडिया पर बच्चे की शेयर की फोटो, कहा परिवार स्वस्थ है। जी हां दोस्तों, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के घर किलकारियां गूंजी है। उनकी मां चरण कौर ने बेटे को जन्म दिया है। सुबह करीब 5 बजे भटिंडा के प्राइवेट अस्पताल में बच्चे का जन्म हुआ। मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह सिद्धू ने खुद यह जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर की। उन्होंने बच्चे का फोटो भी शेयर किया। फोटो के साथ उन्होंने लिखा कि शुभदीप को चाहने वाले लाखों फैंस के आशीर्वाद से ऊपर वाले ने शुभ के छोटे भाई को हमारी झोली में डाल दिया है। वाहिगुरु के आशीर्वाद से परिवार स्वस्थ है और सभी शुभ चिंतकों के प्यार के लिए आभारी हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, मां बनने के लिए सिद्धू मूसेवाला की मां चरण कौर ने इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि IVF तकनीक का सहारा लिया था। वह पिछले 3-4 महीने से अपने घर से बाहर भी नहीं निकली थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। कपिल सिब्बल ने दावा किया जम्मू कश्मीर में कोई चुनाव नहीं होगा, बोले चुनाव आयोग बीजेपी के लिए वफादार, केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव न कराना असंवैधानिक है। जी हां दोस्तों, राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने रविवार यानी कि 17 मार्च को दावा किया कि जम्मू कश्मीर में कोई चुनाव नहीं होने वाला। उन्होंने कहा कि राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदलना और फिर चुनाव न करना असंवैधानिक है। सिब्बल ने चुनाव आयोग पर भाजपा के प्रति झुकाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार के लिए आयोग की वफादारी खुलेआम दिख रही है, इसलिए चुनाव 7 चरण में हो रहे हैं ताकि भाजपा संसाधनों को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सके। वहीं दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर बड़ा घोटाला हुआ है। इसका फायदा सीधा भाजपा को हुआ। RSS और भाजपा बताए इस करप्शन पर क्या कहेंगे, उन्हें जवाब देना चाहिए। ईडी सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर रेड करती है। अरविंद केजरीवाल आज नहीं तो कल गिरफ्तार हो ही जाएंगे। वहीं उन्होंने नोटबंदी पर भी कहा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में 2 बहुत बड़े स्कैम हुए। एक नोटबंदी जहां करोड़ों रुपए का कैश बदल दिया गया, उनकी आज तक जांच नहीं हुई, तो बहुत बड़ा स्कैम था। उससे भी बड़ा स्कैम इलेक्टोरल बॉन्ड है। इस स्कैम से भाजपा दुनिया में सबसे अमीर पार्टी बनकर उभरी है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। महादेव सट्टा ऐप में छत्तीसगढ़ के पूर्व CM पर हुई FIR, मामले में कुल 21 आरोपी। ईडी बोली ऐप प्रोमोटर्स ने हवाला से पैसे दिए। जी हां दोस्तों, महादेव सट्टा ऐप केस में EOW यानी कि आर्थिक अनुसंधान शाखा ने ईडी की शिकायत पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत 21 आरोपियों पर FIR दर्ज की है। इसमें ऐप प्रमोटर सौरभ चंद्राकर, रवि उत्पल समेत कई अज्ञात पुलिस अफसर और करीबियों के नाम भी शामिल है। ईडी की ओर से दर्ज कराई गई FIR में कहा गया है कि महादेव ऐप प्रमोटर्स को पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तियों का संरक्षण प्राप्त था। ऐप के प्रमोटर्स की ओर से कार्यवाही रोकने के लिए इन आरोपियों को बड़ी राशि नियमित रूप से प्रोटेक्शन मनी के रूप में दी गई थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। गुजरात यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्रों के साथ मारपीट पर आया विदेश मंत्रालय का बयान। जी हां दोस्तों, गुजरात यूनिवर्सिटी के हॉस्टल कैंपस में शनिवार की रात विदेशी छात्रों से हुई मारपीट को विदेश मंत्रालय ने भी संज्ञान में लिया है। रविवार को भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बयान जारी करते हुए कहा कि कल अहमदाबाद स्थित गुजरात यूनिवर्सिटी में हिंसा की घटना हुई। राज्य सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही कर रही है। बयान में आगे कहा गया है कि शनिवार को हुई झड़प में 2 विदेशी छात्र घायल हुए थे। उनमें से एक छात्र को इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। मामले को लेकर विदेश मंत्रालय गुजरात सरकार के संपर्क में है। अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर GS मलिक के मुताबिक यह पूरा विवाद कैंपस में नमाज पढ़ने को लेकर शुरू हुआ था। कुछ लोगों ने विदेशी छात्रों के नमाज पढ़ने का विरोध किया था, जिसके बाद 2 गुटों में संघर्ष की स्थिति बन गई। 2 घायल छात्रों में से एक तजाकिस्तान और दूसरा श्रीलंका का है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्टोरल बॉन्ड का नया डेटा वेबसाइट पर डाला। इसमें 2019 से पहले की भी जानकारी। बीजेपी ने सबसे ज्यादा 6,986 करोड़ के बॉन्ड कैश कराए। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से 16 मार्च को मिला इलेक्टोरल बॉन्ड का नया डेटा रविवार को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। नए डेटा में फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के बॉन्ड्स की भी जानकारी शामिल है। आयोग ने 14 मार्च को 763 पेज की 2 लिस्ट में अप्रैल 2019 के बाद खरीदे या कैश किए गए बॉन्ड की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड की थी। एक लिस्ट में बॉन्ड खरीदने वालों की जानकारी, जबकि दूसरे में राजनीतिक दलों को मिले बॉन्ड की डिटेल थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI ने 14 मार्च को बॉन्ड से जुड़ी जानकारी चुनाव आयोग को दी थी, जिसमें बॉन्ड के यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स नहीं थे। कोर्ट ने 15 मार्च को SBI को नोटिस जारी कर 18 मार्च तक जवाब मांगा है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। चुनाव बॉन्ड न हुआ तो इलेक्शन में काला धन आएगा, NDTV से बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने NDTV के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया के साथ एक खास इंटरव्यू में चुनावी बॉन्ड को लेकर भी मुखरता से जवाब दिया और कहा कि चुनावी बॉन्ड न हुआ तो इलेक्शन में काला धन आएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए कि चुनावी बॉन्ड से बेहतर क्या है।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अरविंद केजरीवाल को ईडी के 2 नए समन जारी हुए। आम आदमी पार्टी ने बताया दिल्ली सीएम को गिरफ्तार करने का बैकअप प्लान तैयार कर रही है सरकार। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने 2 नए समन में भेजे हैं, जिनमें एक दिल्ली शराब नीति मामले में और दूसरा दिल्ली जल बोर्ड घूस से संबंधित है। केजरीवाल की कैबिनेट सहयोगी आतिशी ने कहा कि कोई नहीं जानता कि यह डीजेपी यानी कि दिल्ली जल बोर्ड मामला किस बारे में है। यह किसी भी तरह केजरीवाल को गिरफ्तार करने और उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने से रोकने का बैकअप प्लान लगता है। दोस्तों, केजरीवाल को दिल्ली जल बोर्ड मामले में सोमवार को और शराब नीति मामले में गुरुवार को एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। उन्होंने शराब नीति मामले में अब तक 8 समन को अवैध बताते हुए उन्हें तवज्जो नहीं दी और पूछताछ में शामिल नहीं हुए थे। शनिवार को दिल्ली की एक अदालत ने अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन पर पूछताछ के लिए पेश न होने के मामले में जमानत दे दी है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। यूट्यूबर एल्विश यादव को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत, एनडीपीएस एक्ट में 10 साल तक हो सकती है जेल। जी हां दोस्तों, सांप के जहर की तस्करी के मामले में मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव को रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया। नोएडा पुलिस ने इस मामले में उनको पूछताछ के लिए बुलाया था। उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके सूरजपुर कोर्ट में पेश किया। इससे पहले जिला अस्पताल में उनकी मेडिकल जांच भी कराई गई। यूट्यूबर की गिरफ्तारी के बाद उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो पुलिस वालों के साथ मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहा है। पिछले साल इस मामले के खुलासे के बाद नोएडा पुलिस ने यूट्यूबर एल्विश यादव सहित 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। इसके बाद 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। इनके नाम राहुल, टीटूनाथ, जयकरण, नारायण और रविनाथ हैं। इन 5 की गिरफ्तारी बीजेपी नेता मेनका गांधी की एनिमल वेलफेयर संस्था पीएफ की तरफ से की गई थी। इसके बाद राहुल ने एल्विश की करतूतों के बारे में खुलासा किया था। पुलिस ने उस वक्त यूट्यूबर को कई बार पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन तब गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नकवी बोले राहुल विपक्षी गठबंधन के लिए बोझ है, हर कोई प्रधानमंत्री बनने की होड़ में। राहुल ने कहा यह लड़ाई पार्टी नहीं विचारों की है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मुंबई में समापन हो रहा है। मुंबई के शिवाजी पार्क में शाम को इंडिया की रैली हुई। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी समेत 15 से ज्यादा दलों के नेता इसमें शामिल हुए। विपक्षी दलों का लोकसभा चुनाव से पहले यह शक्ति प्रदर्शन भी है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि आने वाले चुनाव में भाजपा तीसरी बार सरकार बनाएगी। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में कहा कि इंडिया गठबंधन में आपस में ही खींचतान है, हर कोई प्रधानमंत्री बनने की होड़ में लगा है। राहुल गांधी तो पूरे गठबंधन के लिए ही बोझ बन गए हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में मतगणना की तारीख बदली गई, अब इस डेट को होगी काउंटिंग। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के साथ अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव भी होंगे, लेकिन इन दोनों प्रदेशों की मतगणना की तारीखों में बदलाव कर दिया गया है। अब वोटों की गिनती 2 जून को होगी, जबकि दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 19 अप्रैल को होगा। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम दोनों राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 2 जून 2024 को समाप्त हो रहा है। दोस्तों आपको बता दें, चुनाव आयोग ने शनिवार को अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान किया था। सभी 60 सीटों के लिए एक ही चरण में 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। मतों की गिनती पहले 4 जून को होनी थी, लेकिन अब इसमें फेरबदल किया गया है। अब यहां काउंटिंग 2 जून को होगी।